चलिए तो फिर आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूटी। ठीक है, और इसको काफी अच्छे से समझना। अच्छा चैप्टर है। तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। कल मिला के खैर है नहीं। तो लिमिट के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी ऑलरेडी अर्लियर क्लासेस से है। वहां पे हमने अर्लियर क्लासेस का जहां तक सवाल है, 11th की अगर मैं बात करूं तो 11th स्टैंडर्ड में हम दो चीजें पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड को जब हमने कैलकुलेट किया, राइट हैंड को जब हमने कैलकुलेट किया, अगर दोनों की वैल्यू सेम आती थी तो हम ये बोलते थे किसी पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे दो बातें मैं आपसे करूंगा। सबसे पहले, अगर मेरे पास कोई सपोज करो फंक्शन है एफ एक्स, ये मुझे डिफाइंड है ऑलरेडी। ठीक है, और अगर मैं F2 कैलकुलेट करता हूं या F0 कैलकुलेट करता हूं या F1/2 कैलकुलेट करता हूं, तो यहां से जो वैल्यू मुझे मिलेगी दैट विल बी कॉल्ड फंक्शनल वैल्यू। ये फंक्शनल वैल्यू कहलाती है, यानी उस फंक्शन की वैल्यू जिसको हम एफ एक्स कह रहे हैं यहाँ पे, उसकी वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे कितनी है, तो इट इज कॉल्ड फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, और ये हमारी जो वैल्यू होती है ये अप्रोचिंग वैल्यू होती है बेसिकली, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती नहीं है, ये अप्रोचिंग वैल्यू होती है। इसके बाद हम लिमिटिंग वैल्यू की बात करेंगे, जहां हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते थे, वहीं हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते थे। और अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ जाती थी तो हम बोलते थे उस पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में कि उस पर्टिकुलर फंक्शन की लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर, जहां ए कोई जनरल पॉइंट है, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है, ऐसा हम बोलते थे। और यहां से हमें क्या मिलता है, एक्चुअली यहां से हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है, एग्जैक्ट। और ये वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू होती है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये वैल्यू हमारी एक फाइनाइट वैल्यू होती है। यहीं से हम अपने कंटिन्यूटी के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अगर हम कंटिन्यूटी की ट्रेडिशनल डेफिनेशन में जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और ग्राफ प्लॉट करते वक्त अगर हमारा पेन लिफ्ट नहीं करता, भले ही उसमें कितने भी घुमाव आए, कितने भी मोड़ आए, कितने भी कर्वेचर आए, कितने भी शार्प कॉर्नर आ जाए, तो फिर वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अगर हमारा पेन लिफ्ट नहीं करता, और अगर हमारा पेन कहीं लिफ्ट कर जाता है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ये हमारी एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे कंक्लूड करें उसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, उसका मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया और ये एक रैंडम ग्राफ है, क्योंकि ना तो मैं एफ एक्स के बारे में यहाँ पे कोई जानकारी मेरे पास है, बस मैंने एक रैंडम स्केच बना दिया ऐसे। ठीक है, और ये है मेरा y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक जनरल ग्राफ है। और यहाँ पे मैंने कोई पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर किया से x इज इक्वल टू ए, ये पॉइंट है हमारा x इज इक्वल टू ए। अब एक लेफ्ट हैंड लिमिट की जब मैं बात करूंगा तो a के लेफ्ट में बात हो रही होगी, यानी कि हम अप्रोच तो कर रहे हैं ए तक जाने के लिए, लेकिन कहां से कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं, यानी इधर से अप्रोच कर रहे हैं। और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, यानी यहां इस पॉइंट का जो x होगा वो होगा x इज इक्वल टू ए माइनस। इसी तरीके से अगर मैं राइट में अप्रोच करूं इस पॉइंट के, यानी इस पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन कहां से हो रही है, राइट हैंड साइड से हो रही है। तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा उसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू ए प्लस। क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, ये ए से थोड़ा सा राइट की तरफ है, और अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं तो ये ए से थोड़ा सा पहले है। अब कितना थोड़ा सा पहले है, इस थोड़े से को
हम बोल रहे हैं एच। ये जो गैप है, जो मैंने काफी बड़े रूप में आपको दिखाया ताकि आपको गैप की फील आ सके, ये गैप हमारा एच है। और ये गैप इतना मिनिमाइज है, इतना कम से कम है जितना आप इमेजिन कर सकते हो। मतलब ये जो गैप है ये है एच टेंड्स टू जीरो। इस एरो को तो आपको पता ही है क्या बोलते हैं, टेंड्स टू यानी अप्रोचेज टू। एच जो है हमारा वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, लेकिन जीरो एक्चुअली है नहीं, जीरो नहीं है लेकिन जीरो को अप्रोच कर रहा है। यानी ये गैप जितना मिनिमाइज आप कंसीडर कर सकते हो उतना है। और अगर ये पॉइंट एच डिस्टेंस पहले बैठा हुआ है तो ये बात तो सही है ना कि फिर इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट या तो ए माइनस लिखो, या फिर इसको हम ए माइनस एच भी लिख सकते हैं क्योंकि एच डिस्टेंस पहले है। वहीं अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये चूंकि एच डिस्टेंस बाद में बैठा हुआ है, बिल्कुल सही आपने कहा, तो ये ए प्लस एच होने वाला है। एच के बारे में हमेशा हर क्वेश्चन में ध्यान रखना कि हम जब एच की बात करते हैं तो इस गैप की बात करते हैं, और ये गैप इतना मिनिमम है जितना मिनिमम आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, एज यू कैन इमेजिन। तो लगभग जीरो के आसपास है बट जीरो नहीं है, इस बात को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो ये बात हुई। अब अगर मान लिया हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन की अगर हम बात करें, यानी कि फंक्शनल वैल्यू की अगर हम बात करें, और तीनों हमारे कॉन्साइड कर जाए, तीनों की वैल्यू सेम आ जाए, तो फिर तो हम ये कह सकते हैं ना कि भाई ये आपका जो ग्राफ है ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी उठ के इसके ऊपर आ गया और ये वाला पॉइंट भी इसके ऊपर आ गया, और फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर वैल्यू डिफरेंट आ रही है, वैल्यू अगर डिफरेंट आ रही है तो इसका मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए के ऊपर डिसकंटिन्यूअस है या फिर कंटिन्यूअस नहीं है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये, इसको नोट करना बेहद जरूरी है कि कंटिन्यूटी की बात, किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूटी की बात हम हमेशा उसकी डोमेन में करते हैं, फंक्शन की डोमेन में करते हैं। ये बात भूलने की नहीं है, ध्यान रखना। और क्योंकि आपको तो आईआईटी जेई मेन को भी देखना है, इसलिए कंटिन्यूटी की बात हमेशा फंक्शन की डोमेन में करेंगे। ठीक है, अगर कोई पॉइंट हमारा फंक्शन की डोमेन में ही नहीं है तो उस पर तो बात करनी बेकार होगी, उस पर तो हम बात कर ही नहीं सकते क्योंकि वहां ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे जैसे अगर मैं मान लिया एक ग्राफ प्लॉट करता हूं कुछ इस तरीके से, मान लिया मैंने ऐसा कोई ग्राफ प्लॉट कर दिया, ये पॉइंट मेरा ए है, इस पॉइंट को मैं बी कह रहा हूं। ठीक, यहां पे ए पॉइंट पे एक्स की जो वैल्यू आ रही है मान लिया वो ए आ रही है, और यहां पे जो वैल्यू है एक्स की वो बी है सपोज, तो इनके करस्पॉन्डिंग वाई भी कुछ होगा जो फंक्शनल वैल्यू मुझे दे देगा से y1 से y2। अगर मुझे यहां पे कंटिन्यूटी को डिस्कस करना तो आप मुझे ये बताओ, कंटिन्यूटी का मतलब ये हो गया कि ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। और ये वैल्यू क्या आएगी, एक फाइनाइट वैल्यू आएगी हमेशा। ये नहीं कि ये नॉट डिफाइंड आ जाए, ये नॉट डिफाइंड आ जाए, ये नॉट डिफाइंड आ जाए तो हो जाएगा कंटिन्यूअस, नहीं ऐसा नहीं होगा। वैल्यू को फाइनाइट होना बेहद जरूरी है। लेकिन हमने यहाँ पे ये भी साथ साथ सीखा और समझा कि कंटिन्यूटी की बात, किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूटी की बात हमेशा हमेशा उसकी डोमेन में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं कंटिन्यूटी को डिस्कस करूं तो क्या ग्राफ इसके कहीं लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहा है? लेफ्ट में तो ग्राफ ही नहीं है, और जब नो सर। लेफ्ट में ग्राफ ही नहीं है तो लेफ्ट हैंड लिमिट का तो सवाल ही नहीं उठता। भाई कंटिन्यूटी की बात कहां करेंगे, फंक्शन की डोमेन में करेंगे जहां ग्राफ हमारा एग्जिस्ट करता हो। तो लेफ्ट में चूंकि ग्राफ ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या नहीं कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट नहीं करेंगे तो फिर किससे काम चलेगा हमारा,
एक तो फंक्शनल वैल्यू से काम चलेगा, यानी एफ ऑफ ए की हम बात करेंगे यहाँ पे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट इसकी बात करेंगे, और दूसरी बात क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। सिंपल है। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करने की जरूरत है क्या, नहीं है। और वहीं अगर मैं इस पॉइंट पे डिस्कस करने की कोशिश करूं तो मुझे किन चीजों से काम चलाना पड़ेगा, क्या मेरे लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पॉसिबल है, क्योंकि ग्राफ इस पॉइंट के लेफ्ट में एग्जिस्ट करता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो आएगी आएगी, फंक्शनल वैल्यू भी आएगी जो y1 के रूप में मुझे दिखाई दे रहा है, बी पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूं। तो क्या मुझे राइट हैंड की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड में ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड लिमिट की तो हम यहाँ पे बात ही नहीं करने वाले, क्योंकि राइट हैंड में तो इस पॉइंट के राइट हैंड में तो ग्राफ ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो फंक्शन की बात, कंटिन्यूटी की बात किसी भी फंक्शन की जब ही करेंगे यदि पॉइंट उसकी डोमेन में होगा तो। ठीक है, अब इसको अगर मैं कंक्लूड करूं, क्या हमने 11th में ये नहीं पढ़ लिया था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएं तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा। तो इसका मतलब तो इस डेफिनेशन को कुछ मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कि एफ ए जो एक फाइनाइट वैल्यू होगी, फाइनाइट वैल्यू। ये बात सही है, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है ना। लेकिन ऐसा कब लिखोगे, लेकिन ऐसा कब लिखोगे, ऐसा तब लिखेंगे ना यदि हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी इंटरवल के बीच में बात कर रहे हैं। जैसे अगर ए से बी के बीच में मैं बात करूं, मान लिया यहां मैंने कोई पॉइंट अगर सी कंसीडर किया होता और इस सी पे मैं कंटिन्यूटी की बात करता, तो इसके लेफ्ट में भी ग्राफ एग्जिस्ट करता है और राइट में भी करता है। देखो इस पॉइंट के लेफ्ट में भी ग्राफ है और राइट में भी ग्राफ है, या नहीं है? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे दो बातें हैं। दो बातें क्या है कि अगर आप कंटिन्यूटी की बात किसी क्लोज्ड इंटरवल की बाउंड्री पे कर रहे हो, मान लिया लेफ्ट बाउंड्री पे खड़े हो, तो आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात तो कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लेफ्ट में तो फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता, यही तो डोमेन है उसकी। भाई इसकी डोमेन में कोई पॉइंट ही नहीं है जो इसकी लेफ्ट हैंड बाउंड्री के पहले हो। और अगर आप राइट हैंड बाउंड्री की बात कर रहे हो तो फिर क्या कैलकुलेट नहीं करोगे, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट नहीं करोगे, क्योंकि राइट हैंड में कोई पॉइंट ही नहीं है इसकी डोमेन के अंदर, तो बात करनी बेकार है। ठीक है, अब तीसरी बात जो इन सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो फंक्शन है ना वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर डिफाइन होना चाहिए। मतलब क्या हुआ इसका, डिफाइन होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस इंटरवल की हम बात कर रहे हैं अगर उसके बीच में हमारा एफ एक्स डिफाइन ही नहीं है तो फिर उसकी बात करनी तो बेकार है ना, या नहीं? यस सर। यस तो कंटिन्यूटी की बात हमेशा हमेशा फंक्शन की डोमेन में करेंगे। तो ये मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको वो बताया। केवल इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि फॉर a function will be continuous if and only if left hand limit is equal to right hand limit is equal to functional value of the function, यानी कि एफ ए वैल्यू ऑफ द फंक्शन आप कह सकते हो, या फंक्शनल वैल्यू भी इसको आप कह सकते हो। सिंपल सी बात। अगर हम किसी बाउंड्री पे खड़े हुए हैं तो उसके लेफ्ट में देखेंगे ग्राफ है कि नहीं है, कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, करता है तो वहां पे डिस्कस करेंगे, नहीं करता तो नहीं करेंगे। सिमिलरली एक्सट्रीम बाउंड्री की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं लेफ्ट में खड़ा हूँ चाहे मैं राइट में खड़ा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां से समझाने की कोशिश की आपको। इसी को और क्या लिखा जा सकता है, क्या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, लेफ्ट हैंड लिमिट को एफ ऑफ ए माइनस एच इज इक्वल टू, राइट हैंड को क्या लिखा जा सकता है, एफ ऑफ ए प्लस एच, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो है ही है आपके पास, सीधा मैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिख देता हूं। चलो फाइनाइट वैल्यू तो होगी ही होगी, ऐसा भी लिख सकता हूं।
क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सबका मतलब तो एक ही है ना, या कुछ अलग अलग समझ में आ रहा है? सबका मतलब एक ही है, बस केवल यहाँ पे Yes. लिखने के तरीके बदल दिए गए और इसमें नया कुछ भी नहीं है। तो हमें केवल इतनी सी बात याद रखनी है, केवल इतनी सी बात कि फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए ये बेहद जरूरी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू ए फाइनाइट वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हम तब करेंगे यदि उस पॉइंट के लेफ्ट में ग्राफ हो तो बात करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। राइट हैंड लिमिट की बात हम तब करेंगे यदि उसके राइट में ग्राफ है तो बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब कोई एक तो होगा ही होगा ना, अल्टीमेटली कोई एक तो होगा ही होगा। ग्राफ वहां तक पहुंचेगा कैसे? ग्राफ वहां तक पहुंचेगा कैसे? ठीक है, और अगर हम ये कहें, Yes. अगर हम इतनी सी बात कह दें कि भाई हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये भी तो अपने आप में एक ग्राफ है या नहीं है? ये भी तो अपने आप में एक ग्राफ है। तो ना Yes, इसके sir. लेफ्ट में, Yes, ना sir. तो इसके लेफ्ट में फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ना ही राइट में करता है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्या हमने डॉट लगाते वक्त पेन को उठाया? नहीं उठाया, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये कहलाता है कांस्टेंट फंक्शन बेसिकली। ठीक है, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 5 है तो ग्राफ है ना, ये वैल्यू यहां से लेके यहां तक 5 है, तो ये जो फंक्शन है हमारा, इसको मैं चाहूं तो लिख सकता हूं ना, एफ एक्स इज इक्वल टू 5। सिंपल सी बात। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा था। चलो, तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। और सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में वो पीस वाइज क्वेश्चन होते हैं, यानी कि मल्टी डेफिनेशन क्वेश्चन भी उनको बोलते हैं। अलग अलग एक्स की वैल्यूज के लिए या अलग अलग इंटरवल्स के लिए एफ एक्स की वैल्यू भी बदलती रहती है। तो वहां पे हम चेक करेंगे कि वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो सबसे पहले मैं बहुत ही एक बेसिक सा क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पे, और ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ये पीस वाइज क्वेश्चन या फिर मल्टी डेफिनेशन क्वेश्चन, जो भी आप कहना चाहो, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3, और ये वैल्यू एफ एक्स की तब है जब एफ एक्स लेस और इक्वल टू -3 है, और इसी की वैल्यू यानी एफ एक्स की ही वैल्यू -2x है। लेकिन ऐसा कब है? जब वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3 हो, और इसकी वैल्यू 6x प्लस 2 होगी। लेकिन ऐसा कब होगा? जब x हमारा ग्रेटर और इक्वल टू 3 होगा। अब वो ये जानना चाहता है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि भाई इस फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी पॉइंट बताओ, कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है, कहां नहीं है। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन एफ एक्स की ये वैल्यू कब होगी? जब एक्स लेस और इक्वल टू -3 है, यानी कि माइनस इंफिनिटी से आ रहा था, -3 पे थोड़ी देर के लिए रुका फंक्शन। तो जहां जहां साइन ऑफ इक्वलिटी लगा हुआ है उन्हीं पॉइंटों पे हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है? या तो वो पॉइंट दे दे, और अगर उसने कोई पॉइंट नहीं दिया तो जहां जहां भी साइन ऑफ इक्वलिटी है उन उन पॉइंटों पे हम फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे साइन ऑफ इक्वलिटी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है और यहाँ पे नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम x इज इक्वल टू -3 पे और साथ ही साथ x इज इक्वल टू 3 पे भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके। अब आप ये देखो कि क्या हमारा फंक्शन x लेस देन -3 पे एग्जिस्ट करता है? करता है, ये रही वैल्यू। क्या x की वैल्यू -3 से ज्यादा पे यानी कि मोर देन -3 पे एग्जिस्ट करता है? ये रहा। क्या x इज इक्वल टू -3 पे एग्जिस्ट करता है? ये रहा। यानी तीन बातें हैं। मैं थोड़ा सा ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। चलो, ये थोड़ा सा ग्राफ मैंने टेक्निकली गलत बना दिया, इसको फिर से दोबारा बनाते हैं और सही बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट टेक्निकली ये गलत है। अब ये थोड़ा सही हो गया है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 के ऊपर, ठीक है। अब देखो, -3 के लेफ्ट में फंक्शन है तो डिस्कस करेंगे इस पॉइंट के ऊपर, -3 के राइट में फंक्शन है तो डिस्कस करेंगे इस पॉइंट के ऊपर। जब यहां हम डिस्कस कर रहे होंगे तो ये है हमारा x इज इक्वल टू -3 -3 से भी पहले है ये पॉइंट, -3 से पहले। और ये कहां है, x इज इक्वल टू -3 प्लस, -3 के थोड़ा सा आगे बैठा होगा, ये थोड़ा सा पीछे बैठा होगा। ये माइनस यही तो कहने की कोशिश कर रहा है, ये प्लस यही तो कहने की कोशिश कर रहा है कि जिस पॉइंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो -3 से थोड़ा सा चीना मीना पहले है। और यहाँ की अगर हम बात करें इस पॉइंट की, तो ये इंडिकेट करता है कि जिस पॉइंट पे हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे वो पॉइंट x इज इक्वल टू -3 के थोड़ा सा आगे बैठा होगा, यानी कि चीना मीना आगे बैठा होगा, ये चीना मीना पीछे बैठा होगा। अब वो चीना मीना कितना होता है, वही तो h टेंड्स टू 0 होता है, वही गैप तो h है। तो जब यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की जब हम बात करेंगे, तो क्या होने वाला है, x को हम रिप्लेस करने वाले हैं किससे, -3 -h से, यानी a -h से। a वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर हम कंटिन्यूटी को डिस्कस कर रहे होते हैं, उससे पहले। और जब इस पॉइंट की बात कर रहे होंगे, यानी कि राइट हैंड लिमिट को हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो x को हम रिप्लेस किससे करेंगे, -3 प्लस h से, क्योंकि वो पॉइंट, ये वाला पॉइंट -3 के राइट में बैठा होगा। तो ये चीजें ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इन जनरल a -h, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और राइट हैंड लिमिट के लिए इन जनरल a प्लस h। और h हमेशा क्या होगा, टेंडिंग टू 0 होगा, हमेशा हर क्वेश्चन में, क्योंकि हम h का मतलब इस गैप की बात कर रहे हैं, इस गैप की बात करते हैं, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कब, जब ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। क्या फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, x लेस देन -3 पे कर रहा है तो डिस्कस करेंगे। ग्राफ मतलब फंक्शन ही नहीं है, और फंक्शन नहीं है तो ग्राफ नहीं है, और अगर ग्राफ ही नहीं है या फिर फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात ही नहीं करेंगे। ये बात समझ आ रही है आपको? हेलो, हेलो। यस सर। हाँ ठीक है, थोड़ा सा अपडेट भी करते रहा करो बीच बीच, तो मुझे लगेगा सब कुछ ठीक चल रहा है। अब आप लोग बोलते नहीं तो ऐसा लगता है कि मैं ही बोल रहा हूँ बस। तो चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू -3। फंक्शन चूंकि लेफ्ट हैंड में एग्जिस्ट कर रहा है, -3 के पहले एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस फंक्शन जो भी है उसको अगले स्टेप में सेलेक्ट करेंगे। अब इसको क्या लिखेंगे, हमेशा हर क्वेश्चन में ऐसा लिखेंगे h टेंड्स टू 0, क्योंकि आपको सीबीएसई बोर्ड फेस करना है तो हर स्टेप की मार्किंग होती है, इसलिए स्टेप को स्किप भी नहीं करना है। h टेंड्स टू 0, फंक्शन हमने सेलेक्ट कर लिया, ये हो जाएगा, और x को ठीक है, और +3 सर 6 हो जाएगा। ये आपको समझ आया यहां तक? पहले ये बताओ, बीच में फोन आ गया यस था सर। इसलिए। ठीक है, अब अपॉन में देखो इसके कौन है, सर 1। हाँ, इसका मतलब ये यहां से क्वेश्चन आपका लिमिट का बन जाता है। अब सारा कुछ भूल जाओ, आप दुनिया की सब मोह माया को छोड़ दो, बस लिमिट पे ध्यान करो। और लिमिट क्या कहती है, लिमिट में केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर कोई फंक्शन, कोई फैक्टर डिनोमिनेटर के अंदर एग्जिस्ट करता है और हमें लिमिट को रिमूव करने के बाद वो फैक्टर 0 दे देता है,
यानी कि वो फैक्टर डिनोमिनेटर को 0 बनाने में मदद करता है, तो वो हमारा दुश्मन हुआ ना, उसको हम एलिमिनेट करेंगे। तरीका कोई भी अपनाना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। लेकिन यहां पे तो डिनोमिनेटर में 1 बैठा हुआ है, जो इस बात की गारंटी ले रहा है कि किसी भी हालत में वो डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने देगा। ठीक है, तो जब नहीं होने देगा तो इससे खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? इससे खुशी की बात तो हमारे लिए हो ही नहीं सकती। तो खुशियां ही खुशियां, तो लिमिट को रिमूव कर देते हैं। और जहां जहां भी आपको एच सर नजर आ 6 रहा आ है, जाएगा। हाँ, जहां जहां भी एच नजर आ रहा है वहां पे हम 0 डालते चलेंगे। तो -3 -0 डाल के दिखा रहा हूं, अदरवाइज तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब ये एक और स्टेप बढ़ाऊंगा जानबूझ के, -3 +3। अब मोड की तो एक फितरत है ना, एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक सर टेंडेंसी वो है, एक नेचर पॉजिटिव है, कर देता है। एक आदत है कि वो हर अपने अंदर आने वाली इनपुट को, अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो पॉजिटिव करके दुनिया में छोड़ देता है। तो इसने तो भाई 6 दे दिया इसका मतलब। तो ये तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब हम कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड लिमिट। चलो राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। लिखने का तरीका रहेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या, ए प्लस, यानी कि -3 प्लस ए का मतलब वो पॉइंट जिसके ऊपर हम कंटिन्यूटी को डिस्कस यस कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंगली, और लिमिट को हमेशा हर क्वेश्चन में चेंज करेंगे एच टेंड्स टू 0 के अंदर। एच का मतलब वो गैप जिस पॉइंट के हम लेफ्ट और राइट में बात कर रहे हैं, वो लगभग 0 को अप्रोच कर रहा है लेकिन 0 नहीं है। ठीक है, फंक्शन को सिलेक्ट किया जब एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी है, तो फंक्शन है हमारा -2x। ठीक है, लिमिट को चेंज कर देंगे, h टेंड्स टू 0 में हमने कर ही दिया, फंक्शन को उठा ही लिया, तो साथ साथ x को भी चेंज कर देते हैं ना, a ए प्लस प्लस एच। एच। डिनोमिनेटर में फिर से 1, नॉट डिफाइंड का कोई चांस नहीं है, लिमिट को सीधा रिमूव कर देते हैं, और यहां से भी हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है 6। 6। अब भाई लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की वैल्यू तो आइडेंटिकल आ गई, सेम आ गई। अब फंक्शनल वैल्यू की बात कर लेते हैं कि यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू -3 पे कितनी होने वाली है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन की एट एक्स इज इक्वल टू -3 के ऊपर। तो चलो एफ एक्स को उठा लो और वहां पे एक्स के प्लेस पे -3 डाल दो। तो फंक्शन तो ये रहेगा ना एक्स इज इक्वल टू -3 के लिए, ये वाला। तो इसमें डाल दो एक्स के प्लेस पे -3, तो यहां से 6 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि जब तीनों पे हमने एक नजर डाली तो हमें पता चला कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी कि एफ ऑफ -3, और ये एक फाइनाइट वैल्यू निकल के आई है, दैट इज 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट आल्सो इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। कहाँ, एट एक्स इज इक्वल टू -3 के। क्लियर हुआ है? तो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। इसके क्लियर होने के बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पे, और साइन ऑफ इक्वलिटी देखो कहाँ लगा है, -3 पे तो हमने डिस्कस कर दिया, और एक्स कहाँ दिखाई दे इक्वल्स रहा टू है, 3। 3। इसका मतलब अब हम 3 पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगले उसमें हम लिखेंगे 9, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 2 बार ये काम किया जाएगा। तो हमने लिखा नाउ एट एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर फिर से हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। पहले चेक कर लो क्या फंक्शन लाई करेगा कि नहीं करेगा। एक्स 3 के लेफ्ट में लाई कर रहा है, 3 के राइट में भी लाई कर रहा है, और 3 पे तो करना ही करना चाहिए, है ना। ठीक है, चलो लेफ्ट हैंड लिमिट पे आओ। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस, ऐसे लिखेंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं अब, 3 माइनस, फंक्शन को सेलेक्ट भी कर लेते हैं, जब एक्स की वैल्यू 3 से छोटी है तो फंक्शन आपका क्या है, -2। लिमिट को तो बदलेंगे ही बदलेंगे एच टेंड्स टू 0 के अंदर, लेकिन एक्स को किससे बदलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a माइनस एच। ए वो पॉइंट जिसपे कंटिन्यूटी को डिस्कस किया जा रहा। जैसे ही हम ये लिख लेते हैं हमारी तुरंत नजर इसके नीचे जानी चाहिए कि इसके नीचे कोई खतरा तो नहीं है। तो खतरा है कि नहीं है? सर नहीं है। नहीं है। नहीं है तो लिमिट को रिमूव कर दो सीधा, h के प्लेस पे 0 डाल दो।
क्या मिलेगा? -6 मिलेगा। -6। बहुत बढ़िया। चलो राइट हैंड लिमिट की भी बात हो जाए। कैसे लिखोगे भाई? लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन को उठा लो, जब x की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, यानी कि 6x + 2। सही बात है। लिमिट को चेंज कर दो h टेंड्स टू 0 में, और x को रिप्लेस कर दो a + h। a+h। अब देखो मैंने पूरा लिखा भी नहीं है और मेरी नजरें इसके डिनोमिनेटर में चली गई। जहां मेरी नजरों ने देख लिया कोई खतरा नहीं है किसी तरह का, इसका मतलब सीधा लिमिट को रिमूव कर देते हैं और h के प्लेस पे 0 डाल देते हैं। तो यहां से मुझे क्या मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्या मैं 20 20। लिखूं? और मेरी Yes, नजरें sir. इतनी शार्प हैं कि मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट को तो पहले ही अपने दिमाग के किसी कोने में बसा लिया था। अब सामने रखी हुई है राइट हैंड लिमिट और दोनों ही डिफर कर रही है, जबकि दोनों जगह फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा था, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी फंक्शनल नहीं वैल्यू है। निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहीं हम अपनी बात को खत्म कर देंगे और दुनिया वालों को समझा देंगे कि एज लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो इट implies that fx is not continuous या is discontinuous, जिस वर्ड का इस्तेमाल करना चाहो, नॉट कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। कहाँ कहाँ है ये डिसकंटिन्यूअस? एट x इक्वल टू x 3 के equals to ऊपर। 3। तो इसका मतलब कंक्लूड कर दें, तो इसका मतलब ये हमने पाया इस क्वेश्चन के अंदर कि x इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ आ गई बात? Yes, sir. Yes। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं जो IIT जेई में पूछा गया था, उसको देखते हैं जरा कितना समझोगे तुम। चल देखो क्या कह रहे हैं। यहां पे कह रहे हैं कि भाई चेक करके बताओ कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, कब? जब x की वैल्यू 0 नहीं, इसकी वैल्यू 0 है एट x इक्वल टू 0। बस क्वेश्चन में केवल इतना लिखा गया कि चेक या एग्जामिन वेदर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्या करेंगे? Sir, GIF. सर हम x equals to 0 ले लेंगे। भाई वो तो लेंगे ही लेंगे, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। उसी पे तो कहा उसने चेक करके बताओ कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे। अगर तीनों चीज इक्वल है तो ठीक है कंटिन्यूअस हो जाएगा, नहीं इक्वल है तो नहीं होगा। लेकिन कंटिन्यूटी की बात कहां करेंगे? फंक्शन की डोमेन में। ये बात तो हमेशा दिमाग में रखनी पड़ेगी ना, या नहीं रखोगे? यस। कंटिन्यूटी की बात कहां करेंगे? फंक्शन की डोमेन में। तो चलिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जानते हो थोड़ा बहुत कुछ, या भूल गए? Yes, sir. थोड़ा बहुत जानते, क्या जानते हो? अच्छा थोड़ा मुझे भी समझाओ। Sir, less than or equal to x. लेस देन और इक्वल टू एक्स है। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कहना चाहता है कि अगर आपने इसके अंदर कोई इनपुट लगा दी जो परफेक्ट एक इंटीजर है, तो उसी को वो बाहर फेंक देगा, क्योंकि उसका काम तो इंटीग्रल वैल्यू देना है, सॉरी इंटीजर देना है। इस मशीन का काम, जिसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कह रहे हैं, लेस देन और इक्वल टू, इस मशीन के अंदर जो भी इनपुट लगाओगे इसकी आउटपुट क्या मिलेगी? हमेशा हमेशा एक इंटीजर मिलेगी। और ये इंटीजर कैसा होगा? लेस और इक्वल टू एक्स होगा, यानी जो भी इनपुट लगेगी या तो उसी के बराबर होगा या फिर उससे लेस देन तो होगा, लेकिन एक इंटीजर होगा, है ना? Yes, sir. अब यहाँ पे हमने 3 लगाया, 3 तो खुद अपने आप में ही एक इंटीजर है,
तो भाई इंटीजर ही बाहर कर दिया, क्योंकि इसकी आउटपुट तो हर हाल में इंटीजर होगी। लेकिन यहां अगर हम ये लगा देते 3 पॉइंट मान लिया 92 लगा देते सपोज, तो इसकी आउटपुट तो एक इंटीजर होगी, लेकिन इसके इससे लेस देन होनी चाहिए। अब इससे लेस देन क्या होगा, 3 तो होगा, 3 होगा। यही अगर मान लिया हम ये लगा देते -3.052 ऐसा कुछ लगा देते, ऐसी इनपुट लगा देते, तो इसकी आउटपुट इंटीजर तो होगी लेकिन इससे लेस देन होगी। अब -3, हाँ बताओ, -4 -4 होगी या -3 होगी, चेक कर लेते हैं। सर। देखो हाँ एक मिनट, सही कह रहे हो, ये है -3, ये कहीं -4 होगा, ठीक बात है। और ये वैल्यू -3 से थोड़ी बड़ी है, बड़ी का मतलब तो राइट की तरफ बैठा होगा ना ये पॉइंट, हाँ या ना। ये कुछ ज्यादा ही मैंने कॉम्प्लिकेटेड Yes. लिख दिया, थोड़ा आसान करते हैं। अगर मान लिया मेरे पास -1.5 है, तो ये कहां होगा, ये मान लिया हमारा, सपोज करो ये मान लिया -1 है, ये 0 है, तो -1.5 और ये मान लिया हमारा -2 है, तो क्या ये पॉइंट इधर कहीं इसके बीच में कहीं होगा -1.5, ये बताओ पहले, Yes, sir. यस सर। है ना। यहां होगा या इधर होगा, लेफ्ट में होगा सर कि राइट में होगा, सर लेफ्ट में। लेफ्ट में होगा। Sir, left में. लेफ्ट में इसलिए होगा, इसको आसान भाषा में समझते हैं। आसान भाषा ये है कि एक आदमी है और एक आदमी पे 1 रुपए का कर्ज है, यानी कि वो -1 में है। यही एक दूसरा आदमी है, इस पे कर्ज है 1.5 रुपए का, तो कर्ज का मतलब निगेटिव और निगेटिव का मतलब लेफ्ट की तरफ। तो जितनी वैल्यू बढ़ेगी मैग्नीट्यूड वाइज, वो लेफ्ट की तरफ खिसकेगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है हमारा, ये लेफ्ट की तरफ है, राइट नहीं है, बल्कि कहां है, लेफ्ट की तरफ है। ये -3 के लेफ्ट की तरफ है, तो कहीं यहां बीच में कहीं होगा, इन दोनों के बीच में कहीं होगा। और इस इंटीजर इसकी आउटपुट आएगी, लेकिन इस वैल्यू से लेस देन होनी चाहिए, तो ये वैल्यू कहां टर्मिनेट हो जाएगी, -4 के ऊपर। तो कुछ ऐसा। यही अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा होता, अब बताओ, क्योंकि इसी का इस्तेमाल भी करूंगा मैं, इसलिए यहां तक लाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। क्या कहना चाहेगा ये फंक्शन कुछ कहने की कोशिश कर रहा है क्या। देखो 3 तरह की बीमारी है पूरे के पूरे डोमेन और रेंज के अंदर, 3 तरह की बीमारी है, 3 तरह के वायरस है। कौन कौन से वायरस हैं। पहला वायरस है √f(x), दूसरी तरह का वायरस है 1/f(x), और तीसरा और आखिरी तरीके का वायरस है 1/√f(x). बस, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। न्यूमरेटर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 हो जाए कोई इश्यू नहीं है। अंडर रूट क्या बोलता है, अंडर रूट ये एक बीमारी है, तो अंडर रूट ये कहता है कि भैया मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मैं खुश कब रहूंगा, यानी कि मैं हेल्दी कब रहूंगा, जब मेरे अंदर आने वाली इनपुट ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी। ये तो अंडर रूट वाला फंक्शन कहता है, यही कहता है या कुछ और कहता है। यस सर। Yes, यही कहता है, sir. क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, यही ये फंक्शन डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर वाला फंक्शन कहता है, ये फंक्शन कह रहा है कि भैया मैं खुश रहूंगा, लेकिन कब, तुम डिनोमिनेटर को 0 मत होने देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर अच्छी बात कर रहा है।
ये क्या कह रहा है अंडर रूट के अंदर की कहानी तो कुछ ऐसी होती है ना कि एफ एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 0, जो हमने यहां पढ़ा था। लेकिन ये डिनोमिनेटर का पार्ट है, अंडर रूट वाला फंक्शन तो है जो इसकी गवाही दे रहा है कि ये दवाई दे दो मेरे को, मैं खुश रहूंगा। लेकिन ये भी तो कुछ कह रहा है ना, ये फंक्शन ये कह रहा है कि अगर मैं डिनोमिनेटर में हूं तो भैया मुझे जीरो मत होने देना। हाँ, ग्रेटर देन तक तो ठीक है, लेकिन जीरो तो नहीं होने देना चाहिए। अब ये भी खुश है। क्लियर है? ये बात समझ आ रही है आपको? यस सर। तो ये 3 बीमारी हैं जो ऐसे दूर होती है। तीनों की फिट टेबलेट है और ये डोमेन निकालने में बहुत हेल्प करता है। तो ये तो डिनोमिनेटर का फंक्शन है ना। तो ये क्या कह रहा है, दुनिया वालों को क्या कह रहा है कि भैया कुछ भी वैल्यू दे देना, लेकिन मुझे जीरो मत होने देना। यही तो कह रहा है, या कुछ और आवाज Yes, आ रही है? sir. मेरे कानों तक तो यही आ रही है। यस सर। ये कहने की कोशिश कर रहा कि भाई मुझे जीरो मत होने देना बस, नहीं तो गजब बेइज्जती हो जाएगी। कुछ भी दे दो, जीरो मत देना मेरे को। ठीक है भाई, नहीं देते जीरो। अब सवाल ये उठता है कि ये जीरो कहां कहां होगा, वो देख लेते हैं कहां कहां होगा। कहां कहां जीरो होगा? जीरो से चले और 1 तक नहीं जाना। ओपन लगाया मैंने, कहो तो ब्रैकेट लगा के दिखा दूं, हालांकि अच्छा नहीं लग रहा अभी, मैंने इसलिए होलो डॉट बना दिया। ठीक है, अगर इसके बीच की कोई भी इनपुट लगाओगे, अगर मान लिया मैं यहाँ पे अच्छे से समझते हैं, अगर मैंने यहाँ पे मान लिया 0.9 लगाया तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? चलो ये बताओ। लेस देन और इक्वल टू ग्रेट, जीरो मिलेगा, जीरो मिलेगा। और अगर मैंने जीरो लगाया तो भी जीरो मिलेगा, क्योंकि जीरो तो अपने आप में ही एक इंटीजर है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. इसका मतलब मोटे मोटे तौर पे ये बात होती है कि जीरो को इंक्लूड कर लो, और अगर मैं 1 लगा दूं, चलो ये बताओ, तो 1 जाएगा ना? बोलो, Yes. या नहीं मिलेगा? तो 1/1 तो ठीक है, 1 हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है भाई। अगर यहाँ पे 1 लगा दिया तो 1/1 तो 1 हो जाएगा, एक फाइनाइट वैल्यू आ रही, कोई इश्यू नहीं है। ये तो केवल ये कह रहा है कि भाई मुझे जीरो मत होने दो। और जीरो कहां से कहां होगा? जीरो से अगर चले और 1 तक गए, लेकिन 1 नहीं होना, 1 से पहले तक रहो, 0.999999 भी करोगे तो भी जीरो आएगा रिजल्ट, या नहीं आएगा? यस सर। Yes, sir. आएगा. इसका मतलब इसकी डोमेन क्या, इस फंक्शन की डोमेन क्या? क्या मैं ये बात कहूं कि इसकी डोमेन है 0 से लेके 1 ओपन? यस और नो? Yes, sir. ये बात समझ आ रही है आपको? चले ये Yes, सर sir. इस पे समझ आ गई है. इस पे तो हाँ, वो बोलो डिफाइंड क्या? नहीं किस पे? है 0 से 1 के बीच में। में से माइनस करेंगे ये डोमेन, आर में से इसको माइनस कर देंगे ना, इस इंटरवल को हटा देंगे। भाई इधर कोई भी वैल्यू ले लो अप टू माइनस इन्फिनिटी, इधर कोई भी वैल्यू ले लो, इसके बाद कोई भी वैल्यू, इसको इंक्लूड करते हुए कोई भी वैल्यू ले लो अप टू प्लस इन्फिनिटी, लेकिन इसके बीच में मत लेना 1 को छोड़ते हुए। तो आर में से माइनस कर दिया ना ये बात सही है? यस सर। Yes, sir. तो ये इसकी डोमेन हुई। चलो, यानी इसका मतलब क्या हुआ मोटे मोटे तौर पे, जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डोमेन में क्या जीरो आ रहा है? ये बताओ, इसको देख के बताओ, क्या इसकी डोमेन में जीरो इंक्लूड है या नहीं है? पहले इतना बता दो। सर नहीं है। नहीं है, इस बात को पकड़ के रखना। जीरो तो माइनस कर दिया ना, जीरो तो इस इंटरवल में इंक्लूड है,
यहां से लेके यहां तक का पार्ट काट दिया मैंने और 1 को उसमें ले लिया, उस हिस्से में। ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, तो अब इसका इस्तेमाल करेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व हो भाई। अब ऐसे क्वेश्चन मैं दे दूं अगर, तो फिर सॉल्व नहीं होंगे, दिक्कत हो जाएगी, इसलिए कोई फायदा नहीं है। चलिए, अब आ जाओ आप लेफ्ट हैंड लिमिट। क्योंकि जीरो के लेफ्ट में तो वैल्यू आएगी आएगी, ग्राफ है ही है। तो क्या लिखने वाले हैं? लिमिट सीधा सीधा लिख देते हैं, h टेंड्स टू 0। यहां पे आपका हो जाएगा a माइनस एच, ए का मतलब 0, a माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। अब आपकी परीक्षा होनी बाकी है। अब बताओ नीचे वाला क्या देगा? बताओ क्या देगा? सर माइनस एच। ऊपर माइनस एच देगा? अरे नहीं, ना ना ना, आप समझे ही नहीं फिर आप। यही तो दिक्कत है। अभी तो इतना डिटेल में समझाया। एच 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 कौन है? एच टेंडिंग टू 0 है, लेकिन एच 0 नहीं है। इसका मतलब यह है कि 0 में से कोई चीनी नीनी चीज माइनस कर दी गई है। अब जब 0 में से कुछ माइनस कर दिया गया तो आप कहीं यहां बैठे होंगे ना, ये 0 है, यहां बैठे होंगे, यानी कि इनपुट क्या लगाई आपने? इनपुट जो लगाई वो 0 से छोटी है। तो माइनस, मान लिया माइनस कितना लिख दें इससे पहले, थोड़ा सा पहले आ जाओ। मान लिया यहाँ पे -1 है, चलो तो यहाँ पे बैठे हुए कितना होगा? 0.99 कुछ लिख दूं, ऐसा कुछ लिखो, यस या और कुछ लिख दो। यस तो सर। जब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो कहाँ जाएगा? ये अपने लेफ्ट पे जाएगा ना, यस सर, -1। यस सर। -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और इस माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0, h और h के अपॉन में कौन? 1। लिमिट को हटाओगे तो 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। यस ठीक है, अब आप आ जाओ वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात करें। चलो राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, देखो कितनी मजेदार होने वाली है राइट हैंड लिमिट की। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h और अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 प्लस h। अब बताओ क्या ये निकालनी चाहिए या ये निकालना हम गलती कर रहे हैं? सर, गलती कर। क्यों कर रहे हैं गलती, ये भी बता दो। सर डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। ना 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 ना, अरे भाई ये उसकी डोमेन में ही नहीं है। अभी हमने क्या समझा? इसको देखो, ऐसे लिखो आप, इस फंक्शन को ऐसे लिखो, ऐसे लिख लो, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस x इंटू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ऐसे लिखो। इस पे ध्यान दो, इसकी तो डोमेन में ही 0 नहीं है, यस और सर। जब इसकी डोमेन में ही 0 नहीं है तो कंटिन्यूटी की बात कहां करते हैं? फंक्शन की डोमेन में। और वो कह रहा है x इक्वल टू 0 पे निकालो। इस फंक्शन की डोमेन में 0 है ही नहीं, और जब 0 है ही नहीं तो वहां पे कंटिन्यूटी की बात करोगे क्या? नो सर। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखोगे? राइट हैंड लिमिट क्या लिखोगे? डज नॉट फंक्शन, एग्जिस्ट। ना 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 ना, फंक्शन नीड नॉट एग्जिस्ट, इसकी जरूरत ही नहीं है, या कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है कि 0 इसकी डोमेन में ही नहीं है, और जब डोमेन में ही नहीं है तो इसका मतलब उस पॉइंट पे तो हम डिस्कस कर ही नहीं सकते।
सिंपल सा लॉजिक है, उस पे तो हम डिस्कस कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब तो फंक्शन कैसा हुआ फिर बताओ। Not continuous. अरे यार क्या बात कर दी आपने। आपके पास तीन चीजें हैं, इतनी देर से मैं यही तो समझा रहा हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट, और क्या है आपके पास हथियार, राइट हैंड लिमिट, और क्या है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। भाई वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो गिवन है ना आपको, 0। x इज इक्वल टू 0 पे एफ एक्स क्या दे रहा है, 0 ही तो दे रहा है। Yes, sir. फिर तो राइट हैंड देखो, आपका जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरीके से हो गया, समझ लो। जैसे ये है, मान लिया 0 है ना, चलो ये है, जैसे ऐसे ऐसे 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0, लेकिन 0 के राइट में तो ग्राफ ही नहीं है, मतलब 0 से पहले ही खत्म हो जाता है ग्राफ। Yes, sir. ग्राफ ही नहीं है तो वहां तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट तो हमने कैलकुलेट ही नहीं की, उसकी जरूरत ही नहीं है। नीड नॉट बी कैलकुलेटेड, उसकी जरूरत ही नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आई और हमारी वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या दोनों बराबर आ रही हैं? भाई ये 0 आई कि नहीं आई, और ये 0 Yes, है कि sir. नहीं है? तो फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. हुआ. Yes. फिर तभी तो आईआईटी में आते हैं ऐसे क्वेश्चन यार, ये भी तो समझो ना आप। है ना मजेदार क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. ये चीज होती है। तो फंक्शन की बेसिकली क्या है ना कि इनकी रूट कोज पता होने चाहिए ना, और रूट कोज तो तभी होंगे जब हम लोग क्लास में कराएंगे। अब क्लास में कराओ तो आधे बच्चे सो जाते हैं, मजा नहीं आता फिर। तो अगर बच्चों में इंटरेस्ट है तो बहुत मजा आता है, ऐसी बात नहीं है, अच्छा पढ़ने के लिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो खैर फिलहाल हम अपने टॉपिक पे वापसी करते हैं। तो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया अचानक, आया भी कैसे पता है? मैंने आपका देख लिया क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 देखा तो ये मेरे दिमाग में आ गया कि यार अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कर दूं, तो ये तो आईआईटी में क्वेश्चन आया था, तो 4 बातें बताने को मिल जाएंगी बच्चों को, अच्छा सीखने को मिलेगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे मैं वापसी कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे, भाई सीधा क्वेश्चन थोड़ी कोई पूछेगा आपसे। हाँ सीबीएसई तो पूछती है, सीबीएसई में ज्यादा घुमाव नहीं आता, उसकी तो मास्टर प्रॉब्लम हमने बना रखी है, उसमें तो कहीं कोई इश्यू ही नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज और सिखाने वाला हूँ आपको, जो आप आईआईटी वगैरह में कर सकते हो। जब ऐसे क्वेश्चन हो ना जहां x नॉट इक्वल टू और x इज इक्वल टू, दो ही बातें बोल रहा है, तो सीधा क्या करो, इसकी लिमिट ले लो, लिमिट लगा दो यहां पे, और अब यहां से जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को इस वैल्यू से मैच कर लो, फंक्शनल वैल्यू से। अगर दोनों बराबर आ जाएं तो वेल एंड गुड। कब? वेल एंड गुड, तब तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। और लिमिट का मतलब क्या? लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी। ये तो 11th में पढ़ ही लिया आप लोगों ने, है ना, ये तो पढ़ ही लिया। Yes. इसका मतलब चाहे तो लेफ्ट हैंड निकाल लो यहाँ पे, चाहे राइट हैंड निकाल लो, और चेक कर लो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल आती है कि नहीं आती है। लेकिन सीबीएसई ये नहीं कहती, सीबीएसई तो पूरी खाल निचोड़ती है, मतलब वो कह रही है सारे काम करके दिखाओ स्टेप पे, तभी नंबर मिलेंगे आपको। तो चलो सीबीएसई के पॉइंट से चलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहती है? लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 के लेफ्ट में, क्योंकि कंटिन्यूटी कहां डिस्कस कर रहे हैं हम? 0 के लेफ्ट में, ठीक है। फंक्शन जो भी होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब लिमिट को चेंज कर देंगे h टेंड्स टू 0 के अंदर, फंक्शन को उठा लिया। जब x की वैल्यू 0 है यानी फंक्शनल वैल्यू तो ये रखी हुई है, अदरवाइज फंक्शन आपका ये रहने वाला है, चाहे लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो।
और x को किससे चेंज करोगे, a माइनस h से, और डिनोमिनेटर में a माइनस h। अच्छा, मोड क्या दे देगा आपको, वो तो पॉजिटिव वैल्यू दे देगा ना, सब पॉजिटिव दे देगा वैल्यू। वो तो पॉजिटिव दे देगा यानी h दे देगा, और डिनोमिनेटर में माइनस h बैठा हुआ है, तो क्या मैं सब कुछ कैंसिल करके -1 लिख दूं? -1। ठीक है, Yes. इसी तरीके से अब यूं तो मैं यहां से चेक कर सकता हूं, मुझे आगे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू मेरे सामने रखी हुई है भाई, फंक्शनल वैल्यू सामने रखी हुई है, और एज पर द डेफिनेशन क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। आ रहा कि नहीं आ रहा भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, -1, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी है, 0। क्या बराबर है आपस में? मुझे तो नहीं लगता बराबर। नो सर। No, sir. तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि जो हमारा एफ एक्स है इज डिसकंटिन्यूअस, कहां, एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, या फाइनली हम क्या कह सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सही बात है, समझ आ रहा है? यस। Yes, sir. यही अगर हम ऐसी बात कर लेते, लेफ्ट हैंड नहीं निकाल रहे, पहले ही राइट हैंड निकाल बैठे, ये भी तो कर सकते हैं। अगर हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लेते तो क्या होने वाला था, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, फंक्शन तो फिर भी वही रहने वाला था, मॉड ऑफ x अपॉन x, लिमिट को चेंज कर देते h टेंड्स टू 0 में, और x को रिप्लेस कर देते a प्लस h से। ये वो पॉइंट होता है जहां हम कंटिन्यूटी को डिस्कस कर रहे होते हैं। मोड क्या करने वाला है, पॉजिटिव वैल्यू बाहर करने वाला है, तो मोड ने तो h दे दिया, और नीचे तो h है ही, कैंसिल आउट हुआ, क्या मिला, 1 मिला। तो फिर से देख लिया हमने, क्या फंक्शनल वैल्यू और राइट हैंड लिमिट बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं कि राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो फिर से वही कहानी सेम लिखेंगे, यही कहानी रिपीट हो जाएगी वापस, दैट्स इट। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। और अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि उसने लेफ्ट हैंड लिमिट तो कैलकुलेट कर ही ली, वो कितनी आई, -1 आई थी ना लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड कितनी आई थी, वो 1 आई, सामने रखी हुई है, क्या दोनों बराबर है, नहीं है, तो यहां से भी आप नो। चेक कर सकते हो, यहां से भी आप चेक कर सकते हो। तो 3 तरीके हैं आपके पास इस क्वेश्चन के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल नहीं है, यही क्वेश्चन को छोड़ा जा सकता है। अगर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट पहले कर लेते हो तो राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये भी इक्वल नहीं है, क्वेश्चन को यहाँ ब्रेक मतलब स्टॉप किया जा सकता है, या फिर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कैलकुलेट कर सकते हो और आप देखोगे कि दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो वैसे ही आपके सामने रखी है। जब यही बराबर नहीं है, जबकि फंक्शन वहां एग्जिस्ट करता है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन पे आप पहुंचो या ना पहुंचो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्लियर हो गया होगा या नहीं? यस सर। बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो क्वेश्चन तो मैं आपको पहले एनसीईआरटी के कराऊंगा, फिर मजेदार क्वेश्चन कराऊंगा जहां आपके दिमाग की बत्ती जलेगी, तब आएगा मजा। ये तो हम कर ही लेंगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं खास बात। तो इसके बाद आपका जो होम असाइनमेंट है उसको जरा नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6, आपके पास बुक तो है ही, चलो मैं लिख भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, शायद हमने 7 तो कर ही लिया है, छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमने Yes. किया, क्वेश्चन नंबर 9 आप करने वाले हो, देन क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 बेहद आसान है, जो नहीं होगा वो डिस्कस कर देंगे, कोई इश्यू नहीं। मैं चाहता हूँ आपके हाथ से निकले ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े। और क्वेश्चन नंबर 13, तो बस आज इतना इतना अगर होम असाइनमेंट करके आप कल तक मुझे भेज दोगे तो मुझे लगेगा कि कुछ कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा। फिर कल हम इसको खत्म कर देंगे पूरे को, और फिर कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।
सर वो Okay. डाउट्स वाले क्वेश्चन का एक सेकंड, मैं जरा